नमस्ते। सवाल तो एक है कि बिहार यात्रा है या शक्ति प्रदर्शन। कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है कि अगस्त के पहले सप्ताह में कोरोना का तीसरा लहर आ सकता है। तो क्या आपको इस तरह के सभा करने की अनुमति एक बंद कमरे में इस तरह से भीड़ लगा हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है या फिर पार्टी का मिलन समारोह, ये सवाल है। और जिस तरह से कल 200 गाड़ियों की काफिला लेकर के आप हुटर बजाते हुए पूरे इलाके में घूम रहे थे, तो ये हुटर बजाने की इजाज़त आपको किसने दिया? हुटर मेरी गाड़ी में बज रहा था क्या? मेरी गाड़ी में बज रहा था। मेरी गाड़ी में हुटर है ही नहीं। अब बगल में कोई होगा, आप फिर बगल में बोल रहे हैं। देखिए, तमाम चीज़ों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। अब माफ़ कीजिएगा, आप लोग भी यहाँ हैं, आप लोग भी अब इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। यहाँ पालन हो रहा है क्या प्रोटोकॉल का? आप लोग भी क्लोज हैं एक दूसरे के, ये व्यवहारिक है। ये तो आपके कार्यकर्ता हो रहा है, ये तो आपके कार्यकर्ता के कारण हो रहा है कि मीडिया के चेयर पर कार्यकर्ता बैठे हैं, कुर्सी पर कार्यकर्ता बैठे तो फिर पत्रकार खड़े ही रहेंगे ना। अभी देखिए निराला जी, अब जो कह रहे हैं अभी निराला जी बताएंगे जिला का मामला। अभी तो बात दूसरी हो गई, इसलिए ही बता। ठीक है सर, एक सवाल दूसरा ये है कि शिक्षा को लेकर के आप जब अपने पार्टी अलग रखे थे तो आपने कई तरह का आंदोलन किया था, आपने कई तरह का बयान दिया था। पार्टी बदलते ही आपके सिद्धांत भी बदल गए। ये कैसे कह दिया आपने कि सिद्धांत शिक्षा के बारे में आपका कोई बयान नहीं है? क्या शिक्षा केंद्रीय विद्यालयों के लिए आपने कहा था कि सरकार एनओसी नहीं दे रही है, अब तो सरकार में आप हैं भैया, तो जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। एक तो आरोप यह लगाना कि सिद्धांत बदल गया, माफ़ कीजिएगा, आपका आरोप बिल्कुल निराधार है। जब पत्रकार बंधुओं ने मुझसे यह सवाल पूछा है, अगर उस सवाल का जवाब आप सुन गए होते तो मेरे सवाल पर आपकी आपत्ति हो सकती थी, लेकिन यह कह देना सीधे कि आपका सिद्धांत बदल गया, कम से कम ऐसा नहीं कहते। जब विपक्ष की भूमिका में थे हम, तो स्वाभाविक रूप से हमारा धर्म था सड़क पर आंदोलन करना, जिस धर्म का हम पालन करते थे। जब जिस भूमिका में आदमी होता है उस धर्म का पालन करना चाहिए। आज हम सत्ता में हैं, शिक्षा में बेहतर और सुधार हो सके, बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो सके, तब आंदोलन करने की हमारी भूमिका थी। अब तो हम सरकार में हैं, तो हमारे लिए तो और सहूलियत है कि अब मांग नहीं, आंदोलन नहीं करना है। अब बैठ करके शिक्षा मंत्री जी से कई राउंड हमारी बात भी हुई है, जिसका परिणाम कुछ दिनों में दिखेगा आपको। तो अब तो हम सरकार के साथ बैठकर उसका सॉल्यूशन करने की ओर है। लेकिन रोज़ रोज़ क्या कोई बुलेटिन तो जारी होगा नहीं कि आज शाम में कितना हुआ, आज सुबह में कितना हुआ, बुलेटिन तो जारी नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय का मामला, तमाम मुद्दा मेरे जेहन में है आज भी, इसको ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ। न्यायपालिका के बीच में सामान्य वर्गों के, सभी वर्गों के अधिकार की बात करते हैं, कॉलेजिएट सिस्टम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका क्या हुआ सर? अभी चल रहा है? अरे भैया, वो तो हम मुद्दा हम फिर वही दोहराएंगे कि कॉलेजियम सिस्टम हिंदुस्तान के संविधान पर कलंक है, गैर संवैधानिक व्यवस्था है, गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। और जब तक कॉलेजियम सिस्टम आज जो है उसके माध्यम से बहाली होती रहेगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की, तब तक गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। हम आज भी इस बात को बोल रहे हैं। सवर्ण समाज का भी, गरीब परिवार का कोई नौजवान चाहे पढ़ने में कितना भी तेज हो, चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बन जाएं, तो कोई रास्ता उसके लिए नहीं, किसी के लिए रास्ता नहीं। कुछ जज लोग मिलकर अपने उत्तराधिकार का चयन करते हैं, उत्तराधिकारी का। खुद चाचा भतीजा कितने लोग जज हैं, पूरा रिकॉर्ड है। तो ये इस तरह की व्यवस्था रहते हुए न्याय नहीं संभव है। इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए और कंपटीशन के द्वारा, प्रतियोगिता के द्वारा बहाली की व्यवस्था होनी चाहिए। नीट में ओबीसी का दाखिला जो कोटा था वो खत्म हो चुका, यह भी गलत है। हम कल बोले हैं, देखिए हम कोई मुद्दा से हम पीछे नहीं हैं। नीट के माध्यम से जो एंट्रेंस टेस्ट है और उसके माध्यम से जो पीजी, मेडिकल के पीजी वगैरह में बच्चों का एडमिशन होता है, उसमें जो सेंट्रल कोटा है उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया है लोगों ने, यह गलत है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने कल भी आग्रह किया है, आपके माध्यम से आज भी आग्रह करते हैं कि खुद उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। ये पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ अन्याय है। नीट में भी जो केंद्रीय कोटा है उसमें भी
भारत के संविधान के अनुकूल जो व्यवस्था है आरक्षण की, वह व्यवस्था होनी चाहिए। उपेंद्र जी, आप मानते हैं ना कि जदयू का कद नीचे गिरा, जिस तरह से विधायकों की संख्या घटी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार शुरू कर दिया, आपने बिहार यात्रा शुरू कर दिया, तो आपको लगता है कि जनता आपसे दूर हो गई है? या हम तो शुरुआत में ही, फिर आप लोग, हम शुरुआत में भी ही बोले कि कतिपय कारणों से, भैया वो सब हम दोहरा देते हैं उसी को, कतिपय कारणों से विधानसभा चुनाव के बाद जरूर कमी आ गई थी, तो हम बोल चुके आपके सामने। जातीय जनगणना को लेकर के क्या है आपका स्टैंड? जातीय जनगणना के लिए कई न्यायालयों ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट सहित कई बार भारत सरकार से कहा, अलग अलग राज्य में हाई कोर्ट ने वहाँ स्टेट गवर्नमेंट से कहा या पिछड़ों के लिए योजना बनाते हैं ओबीसी के लिए, लेकिन उनकी संख्या कितनी है बताइए ना। कोई जनगणना ही नहीं है उस तरह से, तो सरकार बता नहीं पाती है। बहुत आवश्यक है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके ना कि कितनी आबादी है, कितनी संख्या है। योजना तो संख्या के आधार पर बनेगी ना, अभी पता ही नहीं। 1931 के बाद जनगणना जातीय हुई नहीं, तो हमारी पार्टी का पुराना है कि जातीय जनगणना निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। केंद्र सरकार ये जातीय जनगणना पर सहमत नहीं है, तो फिर आप भैया सहमत नहीं है, सुन लीजिए, सहमत नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड अलग पार्टी है। हम लोग अलायंस में हैं, कोई एक पार्टी नहीं है। अब उनकी राय अलग हो सकती है, कई मामलों में हमारी राय अलग हो सकती है, जो हमारी राय अलग है